लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अब जुड़ गए हैं। राजेश पालविया जैन हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल भी जुड़ गई हैं। राजेश जी, प्रियंका आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, प्रियंका ही शुरुआत करेंगी आपसे बात की, लेकिन मैं ध्वनि से एक बार उनकी ट्रेडिंग का पिक्स जान लेती हूँ। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस वक्त। वैसे तो बाजार में चौतरफा तेजी देख रहे हैं हम, अच्छी मजबूती के बीच इनफैक्ट मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस आज अच्छी खासी दिख रही है। बताएं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और पिक्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, आज मेरी सबसे पहले जो ट्रेडिंग पिक आ रही है वो टाटा मोटर्स में है। टाटा मोटर्स में अभी आज के दिन की जो कैंडल बनी है उसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था 482 का, उसके ऊपर स्टॉक ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। तो टाटा मोटर्स में करंट लेवल से एक बाई की रिकमेंडेशन यहाँ पे है और इसका टारगेट जो पहला बन रहा है वो 505 का टारगेट बन रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा या 477 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे आ रही है वो अदानी पोर्ट्स में है। अदानी पोर्ट्स में भी हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने रन अप देखा था। तो इसमें फ्रेश एंट्री के लिए हम प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेक करने का एक इंतजार कर रहे थे, जो ब्रेक हमें आज की कैंडल में मिल रहा है। यहाँ पे एक 4% तक स्टॉक ऊपर चल चुका है, बट करंट लेवल में जो हमें प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो करंट लेवल्स से हम अदानी पोर्ट्स में भी बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो बन रहे हैं वो 870 के बन रहे हैं, 870 का जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है, और उसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा तो 805 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है एक्सपर्ट्स को, ध्वनि को भी यहाँ पर लेवल्स 870 तक के दिखते हैं। और टाटा मोटर्स तो ऑटो पैक तो तेज है ही, अब साथ में टाटा मोटर्स पर भी आपको बाय रिकमेंडेशन एक दिख रही है। राजेश पालविया, आप तक अब शायद हमारी ध्वनि पहुंच जाए। राजेश, आप सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रियंका जी, आपको कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे थे पर आप तक कॉम्प्लीमेंट पहुंच ही नहीं पा रहा था। आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमने ट्विटर पे देखा, बहुत अलग अंदाज में। अगर आज आप हमें मार्केट के बारे में बता पाए, यहाँ से हमारे डायरेक्टर से भी, पैनल डायरेक्टर से भी एक रिक्वेस्ट आई है कि इफ यू कैन स्टार्ट इट दैट वे। मार्केट पर क्या व्यू होगा? थैंक यू प्रियंका जी। तो देखिए, मार्केट पे बुलिश है और जिस तरीके का यहाँ पे सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिला और लीडरशिप जो हमने देखा कि ऑटोमोबाइल बनी हुई है, यहाँ से मार्केट और भी एक्सटेंड करेंगे तेजी को। 17,800 पे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये रैली एक्सटेंड होकर 18,000 तक भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखना है। कोई भी छोटी मोटी गिरावट मिलती तो उसमें बाय ही करना है। हालांकि मार्केट तो वो छोटी मोटी डिप भी नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग द डे भी देखें तो जो गैप अप ओपनिंग होती है उसके बाद जो स्ट्रेंथ यहाँ पे थ्रू आउट द सेशन देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कोई डिप मिलेगी, तो वो भी मार्केट अभी पिछले कुछ दिनों से तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हायर साइड पे करना ही एक स्ट्रेटेजी सही रहेगी। और हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेने चाहिए हायर साइड पे वो होंगे करीब 17,650 से लेके 17,680, ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक इसके ऊपर हम बने रहेंगे, हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 18,000 तक आते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी में 39,400 का लेवल क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमें 40,000 तक का लगता है बैंक निफ्टी में। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें आज जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें पहला स्टॉक है आईओसी का। काफी समय से देखें तो एक स्टॉक में करेक्शन के बाद काफी समय से लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा था। और जिस तरीके से स्टॉक में आज प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है आईओसी में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। 78 रुपीज तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 69 का। जो दूसरा सेक्टर यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंश्योरेंस पैक से, और उसमें हमें एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन आया है, स्टॉक ने अपने अगस्त के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे बाय किया जा सकता है 585 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कॉनकॉर का। यहाँ पे थर्ड फोर्थ यहाँ पे अटेम्प्ट है स्टॉक का, जहाँ पे स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक जिस तरीके से 700 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ है, तो ये स्टॉक में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन के आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 745 तक का। तो कंटेनर कॉर्प पे भी बाय करने की सलाह है 704 के स्टॉप लॉस से। ठीक है राजेश जी, इन तीनों में से कोई एक खरीदना हो तो किसको खरीदूं? तो मुझे लगता है कि डिम्पी जी आईओसी के साथ जाना चाहिए। और ये सेक्टर में और ये स्टॉक में ये फ्रेश मूव ही बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे काफी फेवरेबल है।
और ये स्टॉक हमें लगता है कि अच्छा अपमूव यहाँ से बनाते हुए दिख सकता है। कह रहे हैं आईयूसी के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही ना हमारे साथ कुणाल बोथरा भी थे, वो बीपीसीएल भी देके गए हैं, तो दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप ध्यान रखें। और सुबह एक मेहमान थे जो एचपीसीएल बता रहे थे, मेरे को याद है शायद संतोष ने हमको ट्रेड दिया था। जी हाँ, संतोष का ट्रेड था, राइट्स, एचपीसीएल और जीसीपीएल, गोदरेज कंज्यूमर्स। तो आज तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक सुबह आ गई एचपीसीएल, दो कंपनीज बीपीसीएल और आईओसी। राजेश जी कह रहे हैं कि आईओसी और कुणाल बोथरा कह रहे हैं बीपीसीएल। इन सब पे आपको ध्यान रखना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, खासकर बीपीसीएल पे, क्योंकि सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है अभी बीपीसीएल ने। इस पे जरूर ध्यान रखा जा सकता है। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक ऐसे शेयर्स पे आते हैं जो मार्केट का वापस से लीडरशिप दिखा सकते हैं। सर, एमएनएम वालों को क्या मारुति में शिफ्ट कर जाना चाहिए? राजेश सर, अभी थोड़ी देर पहले हम कुणाल से पता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सेक्टर पूरा चल रहा है, लेकिन एमएनएम का इतना प्रॉफिट है कि अगर प्रॉफिट में शिफ्ट करके मारुति में चले जाए तो कोई गलती होगी क्या? नहीं, कुछ तो बिल्कुल शिफ्ट किया जा सकता है, पार्शियली एमएनएम में बुक करके मारुति में शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मारुति में अब जो ये फ्रेश मूव बना है, हमें लगता है कि स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में हमने देखा है कि काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले कुछ हफ्तों में लोअर साइड पे बना है। एमएनएम में काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, तो पूरा तो शिफ्ट करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि अभी भी हमें लगता है एमएनएम में अब जिस तरीके से नए सेगमेंट में ईवी में जिस तरीके से एग्रेसिव कमेंट्री है मैनेजमेंट की, तो हमें लगता है कि वहां पे वो प्ले तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस को और फर्दर हायर साइड पे लेके जा सकता है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और वो अब मारुति में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोनों ही स्टॉक में बने रहना चाहिए, हमें लगता है दोनों ही स्टॉक में पोटेंशियल है, बट मारुति यहाँ पे फ्रेश मूव जनरेट कर रहा है, इसलिए हमें लगता है कि इसमें रिटर्न थोड़े जल्दी बनते हुए दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ये रहा 2% की तेजी आज हम देख रहे हैं। न्यू लॉन्चेस ईवी को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसके दम पर काफी हद तक फोकस में ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा इन पर्टिकुलर। लेकिन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ध्वनि इस पर अपनी राय दीजिए। कंपनी के नंबर्स पिछले हफ्ते आते हुए दिखे, नंबर्स कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने अपने डेट रिडक्शन किए हैं। 464 करोड़ पर कंपनी की डेट है और अराउंड 54% की रिडक्शन कंपनी ने इस बार डेट में की है। कर्ज कम करने की पूरी कोशिश है, जो कि काफी हद तक पॉजिटिव दिख रही है। हम देख रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 14% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इस पर अपनी राय दीजिए। इंडिया बुल्स का अगर हम वीकली चार्ट सबसे पहले पुल आउट करते हैं तो इसमें हमें एक डाउन चैनल देखने को मिली थी, बट इसके बाद ये जो इसने बॉटम बनाया है यहाँ पे 60 के करीब के लेवल का, तो ये एक अच्छा खासा इस पे वीकली सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 62 की रेंज में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना है। उसके बाद स्टॉक जैसे आपने कहा 14% का एक अपमूव हमें ऑलरेडी दे चुका है, तो इसमें फ्रेश लॉन्ग्स जो अगर इनिशिएट करने हैं तो मेरी इसमें सलाह रहेगी कि 80 के जो लेवल बन रहे हैं वो वीकलीज पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वो लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो इसके अंदर हमें एक वापस से बहुत ही अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। तो 80s के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर एक फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, और इसमें जो टारगेट्स उसके बाद बनेंगे तो हमें 100 से 110 के भी टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब 14% आज आपको तेज बनते हुए दिख रहा है। इसके नंबर्स आज सुबह सुबह हमने आपको नोटिस करवाया था, दोनों ही शेयर, मानसी आपको भी ध्यान होगा, इंडिया बुल हाउसिंग भी हमने रखा था सामने दर्शकों के, और इंडिया बुल रियल एस्टेट भी रखा था। ये जानबूझ के दोनों शेयर्स हमने रखे थे, दोनों के अंदर एक्सट्रीम पिटाई हो चुकी है, लेकिन थोड़े ना सेंसिटिव हैं और ये नंबर्स के बाद जरूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। अब देखो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी 117 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, वापस उसके ऊपर टिका हुआ है। हालांकि रियल एस्टेट की आज की जो तेजी है वो थोड़ी एबनॉर्मल भी लगती है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर शेयर ने 10 रुपए जोड़ लिए, 67 का शेयर सीधा 77 हो गया। खैर, क्योंकि इस तरह के जो नंबर्स कंप्लीट होते हैं ना, तो आपके मन में भी जहन में ये बात उठ रही होगी बार बार कि किसके नंबर अच्छे किसके नंबर खराब रहे। तो इस रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने एक रखेंगे, वो तो अभी तो रख ही रहे हैं, लेकिन कल हम 12:30 बजे एक खास शो आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब नतीजे खत्म हो गए, तो जब नतीजे खत्म हुए, सीजन खत्म हुआ, तो क्वार्टर 1 में कौन पास हो गया कौन फेल हुआ, तो रिपोर्ट कार्ड, जैसे आपके बच्चों का एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप जाते हैं ना कि आपके बच्चे ने किस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए नहीं लिए, तो इस बार का क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। ये फर्स्ट क्वार्टर था FY23 का, तो कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, सेक्टर, शेयर्स, पूरी बारीकी से हम आपके सामने शो रखने वाले हैं। कल 12:30 बजे ये क्वार्टर 1 का रिपोर्ट कार्ड है। जब क्वार्टर 2 का आएगा सिर्फ हमको एक ही चेंज करना होगा, क्वार्टर 2 पर लिख देंगे, वो रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने लेके आएंगे। तो अगले 4 क्वार्टर का रिपोर्ट कार्ड हमने बना लिया। पहले रिपोर्ट कार्ड कल 12:30 बजे आपके साथ मेहमानों के सामने रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। इस यूटीआई एएमसी में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। वजह बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद मिर्जा जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए जरा, ये यूटीआई और टाटा का क्या कनेक्शन है आपस में? जी, एएमसी स्टॉक्स आज बज कर रहे हैं और यूटीआई एएमसी में भी शानदार मूवमेंट देखने मिली है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिडर कर रही है 45% स्टेक यूटीआई एएमसी में खरीदारी के लिए। अब ये जो खरीदारी होगी वो 4 पब्लिक एंटरप्राइजेस के स्टेक को खरीदने से होने वाली है। वो 4 एंटरप्राइजेस है पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ओवरऑल टाटा एसेट मैनेजमेंट लगभग 4300 करोड़ पे कर सकती है इस डील के लिए। और देखा जाए तो टाटा सन्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ओवरऑल जो है टाटा एएमसी को जॉइंटली होल्ड करते हैं। और अगर इसको कंबाइन करके देखेंगे तो टाटा एमएफ और यूटीआई एमएफ जो है इंडिया की चौथी लार्जेस्ट एसेट मैनेजर प्लेयर बन जाएगा और इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रहेगा वो लगभग 3 लाख करोड़ का रहने वाला है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो देख सकते हैं रेवेन्यू, पैट, टोटल एसेट्स, ये तीनों क्राइटेरिया में यूटीआई एएमसी हावी है। हालांकि टाटा एएमसी की जो पोर्शन है कंट्रीब्यूशन की स्मॉल है, लेकिन इस एक्विजिशन के बाद जो है अच्छी मार्केट शेयर गेन्स देखने मिल सकती है। अब वैल्यूएशंस की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के वैल्यूएशन जो है बहुत प्रीमियम साइड में है और निप्पॉन इंडिया और आदित्य बिरला सन लाइफ के लगभग मिड वैल्यूएशंस कह सकते हैं, लगभग 22 to 27 टाइम्स। हालांकि जो चीपेस्ट एएमसी स्टॉक है वो है यूटीआई एएमसी। और याद रखिएगा पहले तिमाही में ये सिर्फ एएमसी थी जहां पे उसको ओवरऑल मार्केट शेयर गेन्स देखने मिली है। तो ऑफ कोर्स इस स्टॉक में जो जरूर आप फोकस रखेंगे। स्टॉक्स आज इसलिए अट्रैक्टिव भी आज अच्छे खासे बज में और एएमसी स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी हमें शरद बता रहे थे। ठीक है, शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो यूटीआई एएमसी चल रहा है, एचडीएफसी एएमसी में भी एक बड़ी मूव है और साथ ही हम देख रहे हैं एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स भी तेज हैं। हालांकि ये दोनों डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स हैं, बट क्योंकि एएमसी इंश्योरेंस इस स्पेसेस में आज आपको अच्छी तेजी दिख रही है। एचडीएफसी लाइफ पर क्या व्यू रहेगा ध्वनि? बिल्कुल, एचडीएफसी लाइफ अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें भी एक हमें अपवर्ड रन अप देखने को मिला है। पर्टिकुलरली हम कल की कैंडल की इसमें बात करें तो इसने जो एक डाउनवर्ड मूव शुरू करा था जून से लेके, तो वहां का एक सिंपल ट्रेंड लाइन देखे तो ब्रेकआउट मिल रहा है। और उसके बाद आज का हम रनअप देख चुके हैं कि करीब स्टॉक 4% अप है यहाँ पे। इसमें डेफिनेटली अभी भी देयर इज फायर लेफ्ट इनटू द थिंग, तो इसमें और भी एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। 588 का एक फर्स्ट अपसाइड टारगेट मिल रहा है। तो करंट लेवल से भी अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है, बट एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा यहाँ पे, कॉशियस ट्रेडर्स जो है वो उससे दूर रहे। यहाँ पे अगर करंट लेवल से भी बाय करना है तो कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो इसका स्विंग लो करंटली हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो जो स्विंग लो बन रहा है वो 560 के लेवल्स के पास बन रहा है। 560 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 588 के टारगेट्स के लिए इसको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। चलिए एचडीएफसी लाइफ पर यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की और नई पोजीशंस बिल्टअप करने की भी राय, 4% की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, दमदार नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, हर लिहाज से नंबर्स काफी पॉजिटिव रहे। 7 सिटीज जहां पर कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर प्राइसेस इंटैक्ट देखने को मिले हैं, मजबूत रही हैं प्राइसेस। कांस्टेंट डेट रिडक्शन कंपनी ने की है। इनके नतीजों में सेल्स वॉल्यूम में करीब 20% की बढ़ोतरी है, सेल्स वैल्यू जो है 26% बढ़ी है, कलेक्शंस में 34% की बढ़त दिखी है और कंस्ट्रक्शन ट्रेंड्स जो है वहां पर भी काफी हद तक बढ़त देखने को मिली है। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से उनके कारोबार को लेकर क्या प्लान्स हैं, आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझते हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज के सीएमडी एम मुरली हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर मुरली, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा सेल्स वॉल्यूम से ही करना चाहूंगी। 20% के अपमूव्स यहां पर देखने को मिले हैं। हालांकि इस क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्च आपने किया है, बावजूद इसके सेल्स वॉल्यूम में इतनी अच्छी बढ़ोतरी, क्या सीजनलिटी एक इशू रहा और आगे किस तरह से वॉल्यूम्स के ट्रेंड को आप देख रहे हैं? Generally, if you look at the launches will happen during the festival period, which is generally Janmashtami, Dashara, Diwali. That's the period we also line up, and also we look at significant price increase. As you know, Bharat projects line up for the year. उसमें एक प्रोजेक्ट क्वार्टर 1 में लॉन्च हुआ। अभी 5 प्रोजेक्ट्स लाइन अप हुआ Q2 के लिए, Q3 के लिए और 6 प्रोजेक्ट लाइन अप हुआ। सो
I mean, पूरा 12 projects Q1, Q2, Q3 उसमें बीच में launch हुआ. For the year, 7 million square foot has been lined up. So we have strategically looked at how we can launch during Q2 and Q3 so that we can get not only good volume, also good price increase. मिस्टर मुरली, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लॉन्च पाइपलाइन है और कंप्लीशन टाइमलाइन है वो क्या साथ साथ चल रहे हैं या फिर इसमें थोड़ा फर्क है? अभी last 3-4 years we have run 3 to 3.5 million square foot pre-sale volume. Abhi, for the year FY23 we are looking at 4.5 million square foot pre-sale volume. As you know that we have got 7 million square foot launch pipeline for the year. 12 projects, some bigger projects will be launched by end of Q3 so that we will be able to achieve the significant volume growth as per our business plan for the year is our plan. राइट मिस्टर मुरली, हम देख रहे हैं कि आपका लगातार डेट रिडक्शन पर तो फोकस है, क्वार्टर आपकी डेट रिड्यूस हुआ है. अगर इस पर किस तरह के आप हमारे से यहाँ व्यू शेयर करना चाहेंगे कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट है वो 12% तक के लेवल के आसपास कब आ जाएगी? गोइंग फर्दर कितना रिडक्शन हो सकता है डेट में आप, और साथ ही डेट फ्री कब तक कंपनी हो सकती है? दोनों सवाल. एक डेट कॉस्ट ऑफ डेट रिडक्शन. You have seen that since last 6 months time, we have been able to reduce the cost of debt significantly, and we are looking at further reduction during this financial year. We have switched over some of the loan from NBFC to public sector banks. We have got some good relationship created with some of the public sector banks, and they will appreciate because the project volume has been good. As you see that last 3 years, whatever the sales is done, which is getting reflected in the balance sheet for the next 2 years' time. So we expect to clock close to about 70% of the P&L of for FY23 and FY24 coming from last 3 years of sale, which signifies the very healthy balance sheet and P&L. So a lot of banks are showing interest in coming forward to support us. So we expect further reduction in rate of interest on one side. On the other hand, all the projects which are under construction today are progressing very well. So we expect to hit net debt becoming zero in the next 18 months' time. So whatever the plan we have made, we are making consistent progress in the plan. During IPO, after IPO, I spoke to you all and talked about our consistent plan on how do we reduce the debt. How do we become debt-free, net debt-free? Also the volume growth. So we have been making progress across. Not only that, as I said, next 2 years' time, it is going to be, the balance sheet is going to come out of, P&L is going to come out of last 3 years volumes has been done. So a lot of projects are getting into completion stage. Not only that, this year, FY23 will be a good cash flow generating year for us. So we expect, very positive growth momentum for FY23 and 24. बिल्कुल मिस्टर मुरली, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिजल्ट्स और साथ ही कारोबार को लेकर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम श्रीराम प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे. साउथ बेस कंपनी है, करीब 3-3.5% के आप मूव्स आज देख रहे हैं. कोल्टे पाटिल का स्टॉक भी लेकर आए क्योंकि ये स्टॉक में भी अच्छी मजबूती हम देख ही रहे हैं. पुणे बेस्ड है ये कंपनी के नतीजे अच्छे आए, लेकिन इस वक्त पुणे मार्केट के अलावा बेंगलुरु और मुंबई मार्केट में भी अच्छी तेजी, ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन बेंगलुरु और मुंबई मार्केट से आता हुआ दिखा, जिसके चलते काफी हद तक इनके नंबर्स पर फोकस रहा. राजेश जी, कोल्टे पाटिल, श्रीराम प्रॉपर्टीज जैसी कंपनीज नंबर्स अच्छे पोस्ट कर रही हैं और स्टॉक में भी पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है. इन स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए. इन दोनों में से अगर कोई पिक करना होगा, क्या पिक करना चाहेंगे? तो मानसी जी देखिए, कोल्टे पाटिल में जिस तरीके का स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है कि स्टॉक में ये एक अपने मल्टीपल
सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 285 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा अप मूव 315 320 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि देखें तो पूरे सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, और हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरे सेगमेंट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है तो कोल्टे पाटिल में भी ब्रेकआउट के यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है। तो 285 के बाद हम एग्रेसिव बाय करने की सलाह देंगे। अभी यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है स्टॉक, तो 265 ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 285 के बाद एग्रेसिव बाय किया जा सकता है 315 320 के टारगेट के लिए। रामदेव अग्रवाल से भी बातचीत की है, तो एक बाइट एक अंश आपको हम जरूर सुनाएंगे थोड़ी देर में। रामदेव अग्रवाल इस समय मार्केट्स को लेकर क्या कह रहे हैं, जब बाजार लगातार तेजी के बाद इस रेंज में आ गए, जो हम 18,000 की बेहद दहलीज पे आके खड़े हों, वहाँ पे रामदेव अग्रवाल मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, ये 3 बजे के आसपास हम आपके सामने लेके आएंगे। अभी 10 मिनट है उसको, लेकिन 10 मिनट इस बीच हम 3 शेयर मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे को जल्दी जल्दी धोनी से पता करने हैं। धोनी, एक तो अगर आप इंडिगो का चार्ट खोलिए, क्या आप मेरे को ये बताइए जिनके पास पोजीशन है उनको BTST करना है, और दूसरा थोड़ा पोजिशनली रखें। इसके अंदर एक नया ब्रेकआउट हुआ है, पहले 2000 आता नहीं था, अब 2000 के ऊपर टिक रहा है, बैक टू बैक टिक रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर इंडिगो का हम चार्ट देख रहे हैं तो जैसा कि आपने कहा कि डेफिनेटली यहाँ पे एक वापस से अपमूव इसने शुरू करा है, बट 2000 से भी ज्यादा इसमें एक बहुत ही क्रूशियल लेवल जो बन रहा है वो 2100 का बन रहा है। 2103 का जो इसने प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था वो ब्रेक करने पे ये स्टॉक वहां से एक बहुत ही अच्छा अपमूव देगा। अभी फिलहाल 2090 और 2100 के बीच का जो एक लेवल बन रहा है वहां पे डेफिनेटली इसमें अगर थोड़ा सा प्रेशर बना तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम विटनेस कर सकते हैं। करंट लेवल से हम ज्यादा दूर नहीं है, तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि करंटली हम वेट करें, एक बार यहाँ पे 2100 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तो हमें इसमें एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड रनअप देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ऊपर की तरफ में अगर हम देखें तो कोई भी रेजिस्टेंसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सीधे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिल रहे हैं वो 2265 के रेट के पास मिल रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस प्ले करेंगे, 2100 की क्लोजिंग के ऊपर हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग की पोजीशन करेंगे, और जिनके पास ऑलरेडी ये इंडिगो है तो उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो करंट लेवल्स से थोड़ा सा नीचे आप 2025 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आप इसमें और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि जिनके पास पड़ा वो तो जरूर होल्ड करें, लेकिन जिनको एक बार बाय करना होगा तो एक कंडीशन है, हमने बाय का ठप्पा तो मार दे, लेकिन वो 20 रुपए बाद जाके और थोड़ा पक्का हो जाएगा, जैसे 2100 की रेंज को पार कर जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। एक बात, दूसरा शेयर धोनी जरा जल्दी से आप चेक कीजिए, वो है दीपक नाइट्रेट। सुबह भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये शेयर थोड़ा ठीक है। आप जरा मेरे को बताइए कि 2000 के ऊपर जब तक टिका रहेगा ये 2200-2300 भी हो जाएगा क्या? हमने दीपक नाइट्रेट का चार्ट दिन पे एक बार पहले भी डिस्कस करा था। मैंने इसमें बताया था कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, तो आज की जो कैंडल पे करंट रेट पे हम चल रहे हैं वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। इसमें अभी वॉल्यूम्स का जो एडिशन हम देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में भी ये ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स का इतना ज्यादा हमें अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। तो मेरी करंटली ये सलाह रहेगी, इसको हम लोग ना एक बार 315 पे वापस से रिव्यू करेंगे। अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग करेंगे करंट लेवल से, और ऊपर की तरफ में इसके जो टारगेट्स हमें उसके बाद मिल रहे हैं तो 2352 मतलब 2350 आप पकड़ लीजिए, वहां तक के फर्स्ट लेवल के टारगेट्स मिलेंगे। बट एक बार इसको हम लोग वापस से 315 को रिव्यू करेंगे और इसको हम एक अच्छा सा BTST बना सकते हैं। BTST कैंडिडेट दीपक नाइट्रेट यहाँ पर इन लेवल्स पर बाय करें का ये ध्वनि का यहाँ कहना है। आज सारे लॉजिस्टिक स्पेस पे भी आपको तेजी गए, एचएस लॉजिस्टिक के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, और उसके बाद आप पूरा स्पेस को देखें, चाहे ऑल कार्गो हो, TCI हो, गति हो, सारे स्पेस में आपको तेजी दिख रही है। इस स्पेस से अगर इसमें आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी राजेश? तो देखिए यहाँ पे गति को भी देखा जा सकता है। गति में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 वीक से स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है, और अब इसको डेली सेटअप पे भी एनालाइज करें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो थे ऑलमोस्ट इसके 160 के आसपास, उसको भी पेनिट्रेट करके उसके ऊपर निकलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है गति में जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहा है वो करीब 190 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे 158 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। और हमें लगता है कि इसी सेगमेंट में अल कार्गो को अगर देखें तो स्टॉक में अभी एक कंसोलिडेशन का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
तो 295 से लेके 320 ये एक रेंज अभी यहाँ पे बनी हुई है। हमें लगता है 320 का ब्रेकआउट जब स्टॉक में यहाँ पे रजिस्टर होगा तो उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव तो 350 से 360 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अल कार्गो में हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का यहाँ पे एडवाइस करेंगे, थोड़ा डिप मिलता है तो ऐड करें या फिर 320 के ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें, लेकिन गति में यहाँ पे करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, लॉजिस्टिक्स स्पेस फोकस में है, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स करीब 2% की तेजी इस बीच। बामर लॉरी, इस स्टॉक को देखें, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। स्टील, बैरल, इंडस्ट्रियल ग्रीसेस, कॉर्पोरेट ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स सर्विस, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कि कंपनी मुहैया कराती है। और पर्टिकुलरली यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने अपनी फैसिलिटी भुवनेश्वर में शुरू की है। कारोबार विस्तार प्लान्स काफी हद तक फोकस में है और ग्रोथ काफी हद तक सस्टेन होने के भी यहाँ पर चांसेस कंपनी के मैनेजमेंट को लग रहे हैं। बामर लॉरी पर ध्वनि अपनी राय दीजिए। इसको पर्टिकुलरली मैं अभी फिलहाल ट्रैक नहीं कर रही हूँ, तो आई विल रिजर्व माय व्यूज। राजेश जी, आप इस पर राय देना चाहेंगे? तो देखिए, ये स्टॉक में आप जो मूव बना है ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब स्टॉक यहाँ से अगर 115 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट इसका टारगेट बनना चाहिए करीब 128 से 130 की तरफ, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे अप्रैल 22 में बने थे, तो वहां तक का अप मूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा। बट कंडीशनल ये रहेगा कि 115 के ऊपर अगर ये स्टॉक अब क्लोजिंग देता रहेगा तो यहाँ से एक फ्रेश मूव यहाँ पे फ्रेश बाइंग का बनते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 114 के आसपास, अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 128 130 तक के। चलिए, ये राय आपको मिलती हुई। इस बीच अब आ जाते हैं डीएफएम फूड्स पर। स्टॉक का 20% के अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, क्या खबर आई जिसके बाद इतनी बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है? एक बार विनी मोतीवाला से समझते। विनी, बताएं डीएफएम फूड्स में इतनी तेजी की वजह क्या है? तो कारण तो मेनली देखे तो जो मेनली एडवर्ड इंटरनेशनल है, जो पीई फर्म मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है डीएफएम फूड्स में अपनी सब्सिडरी के वाया जो है एआई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ना, वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग होने वाली है डीएफएम फूड्स की। अगर अभी देखा जाए तो जो स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वो है 73.7% स्टेक कंपनी में होल्ड करते हैं। दिस इज एज ऑन जून 2022। और ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए कंपनी ने एक्सप्रेस की है कि वो अक्वायर करेंगे, उसके मेजॉरिटी जो पब्लिक शेयर होल्डर्स की शेयर्स है वो अक्वायर कर लेंगे। और इसके लिए जो मैनेजर है, लीड मैनेजर, वो है जेएम फाइनेंशियल्स को अपॉइंट किया हुआ है। उसके अलावा टॉप होल्डर्स की बात करें तो इन्वेस्को है, वहां पे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्को है वो ओन करते हैं 2.5% स्टेक। उसके अलावा रिटेल इंडिविजुअल होल्डर्स अराउंड 27,000 रिटेल इंडिविजुअल होल्डर्स होल्ड करते हैं 15% स्टेक कंपनी में, और दूसरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं 3.97, और एफआईआईज ओवरऑल अभी डीएफएम में ओन करते हैं अराउंड 0.37% स्टेक। तो ये मेनली जो वॉलेटरी डीलिस्टिंग की बात चल रही थी और जो अनाउंस की हुई है उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि आज स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। तो विनी, बहुत शुक्रिया ये सारा पूरा ब्यौरा देने के लिए कि किस किस कितनी होल्डिंग है। एडवेंट जो कि प्रमोटर भी है और मतलब जिसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है एक्चुअली, वो जैसे उसने अनाउंस किया मार्केट बंद में ही अनाउंस हो गया था, तो इसलिए आज खुला ये गैप के साथ 20% गैप के साथ, इसलिए आज तो कुछ हो नहीं सकता था। राजेश जी, ऐसा कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि कल भी शायद सर्किट पे लग जाए, क्योंकि डीलिस्टिंग वाला शेयर ऐसा नहीं होता कि एक दिन चलेगा 20%, वो तो 2-3 दिन तक चलता रहता है। जी, ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए सर्किट पे स्टॉक लगने के बाद क्या एक्टिविटी उसमें हो रही, किस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है, बायर इंटरेस्ट तो जरूर बना हुआ है। और अब जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे देखूं तो आज ये पहला जो एक बायर सर्किट लगा है, हो सकता है कि कल भी गैप अप ओपनिंग हो और स्टॉक एक बार 275 278 जो कि नेक्स्ट मिले वहां तक मूव करते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि पता रहना चाहिए स्टॉक में अभी जिनके पास पोजीशन है, और कल की ओपनिंग के बाद डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरीके से अब रिएक्शन रहता है। कि अब तो यहाँ पे बायर सर्किट है तो थोड़ा सा वेट करें करने के लिए, और कल ओपनिंग के बाद फिर इसमें डिसीजन लें। ठीक है, एक्चुअली मैंने पता है क्यों आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि मैंने प्राइस तो ठीक है अपनी बात है 20% के सर्किट पे है, ये 40% इनफैक्ट 7 दिन में चल भी चुका है, लेकिन मैंने पूछा वॉल्यूम की वजह से। एक बार अगर आप मेरी स्क्रीन दिखा पाएंगे तो मैं आपको वॉल्यूम वाला हिस्सा दिखा पाऊंगा आपको। आप देखेंगे इस शेयर के अंदर पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने से कोई खास बड़ा वॉल्यूम नहीं था इसके अंदर। ये पूरा वो वॉल्यूम वाला हिस्सा है जो कि खाली पड़ा है, जो मैंने आपके सामने मार्क कर रहा हूँ इस समय।
लेकिन एकाएक वॉल्यूम इसके अंदर जोरदार आया और शेयर सर्किट पे, और 2 दिन का आप हिस्सा देख ही पा रहे हैं, 7 डेज के अंदर तो 40% तक का रिटर्न है। तो वॉल्यूम बेस सर्किट लगाए, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि शायद कल भी जिनको आज मौका नहीं मिला, कल सुबह सुबह बटन दबा के रखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि कल भी इसमें सर्किट लग जाए, बट हाँ, अगर आप सर्किट से छूटे हुए शेयर्स में काम करना चाहते हैं तो फिर डीएफएम में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक डीलिस्टिंग का कैंडिडेट है, खबर के साथ चला हुआ शेयर है, तो आप थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच रामदेव अग्रवाल से आज हमने बातचीत की थी सुबह, और उनसे हमने जरा पूछा भी था कि मार्केट्स को लेकर क्या करना चाहिए। एक व्यू पॉइंट थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखूंगा कि उन सभी वो क्या कह रहे थे बाजार को लेकर, इन समय जिस समय बाजार एक बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा हो। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, जरा मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। वो होगा वेदांता। राजेश जी, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वेदांता शायद अपनी गिरावट को कैप कर ले, लेकिन ये अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलवा पा रहा। क्या धीरे धीरे लोगों को वेदांता या हिंडाल्को को प्लस करना चाहिए, या फिर अभी भी और क्रैक आ सकते हैं? एक बार जरा देख के बताइए सर वेदांता के बारे में। यहाँ पे अपने मेटल पैक पे बात चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेटल पैक में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से बना और एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिली। हालांकि ग्लोबल क्यूज के चलते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी या एक प्राइस यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा कैप्ड है, बट हमें लगता है कि फॉर्मेशन जो बन रहे हैं सारे मेटल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी थी ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि अब प्राइस इन हो चुकी है और यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम मेटल स्पेस में यहाँ पे रिकमेंड करने की यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से वेदांत के स्ट्रक्चर बने हुए 265 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ही क्रॉस करेगा तो स्टॉक में 280 290 तक की भी अपसाइड बनते हुए दिखेगी। आप अगर इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट 2 वीक से हो चुका है और उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर अगर हम हिंडाल्को में भी देखें तो उसी तरीके के स्ट्रक्चर हिंडाल्को में भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन मेटल स्पेस में बनते हुए दिख रहे हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर 1 से 2% का अपमूव यहाँ पे आके अगर ये सस्टेन होते हैं प्राइस तो नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होंगे और सारे मेटल स्टॉक्स में एक हमें लग रहा है अच्छा मूव यहाँ से आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा। तो हमारी प्रिफर्ड पिक वेदांत, हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये 3 स्टॉक पे हमारा फोकस है और हमें लगता है कि ये तीनों स्टॉक अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो मेटल में एक रिबाउंड आ सकता है, वेदांत, टाटा स्टील और साथ ही हिंडाल्को, ये पसंद आता है राजेश को। लेकिन एक बार एनर्जी स्टॉक्स इनको विजिट करेंगे। इनफैक्ट इससे जुड़ी एक स्टोरी भी है, प्रकाश लेकर आए एक खबर जिसके हिसाब से केंद्र सरकार अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए जो लाइसेंस की एक शर्त होती है उसे हटा सकती है। यानी कोई भी ऑपरेटर बाजार से जब एनर्जी खरीदेगा तो उसकी स्टोरेज कर सकेगा। एक बार और ज्यादा डिटेल्स इस पर प्रकाश से ले लेते हैं। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स से उनके कमेंट्स मंगाए हैं। पावर सेक्टर में जो नए बदलाव हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कई तरह के जरूरी प्रावधान इन नए ड्राफ्ट रूल्स में किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात कर लीजिए तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, कोई भी कंपनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकती हैं, इस बिजनेस में आ सकती हैं। इसके लिए प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है। पावर जनरेशन के ही तर्ज पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी एक डी लाइसेंस्ड एक्टिविटीज के तौर पर मानी जाएंगी। इसके लिए किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी एंटिटी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। जहां तक कंपनियों का सवाल है, चाहे वो ट्रांसमिशन कंपनी हो, जनरेशन कंपनीज हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, इन्हीं इस बात का विकल्प मिलेगा कि वो नेटवर्क असेट के तौर पर ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकती हैं। इस बात का भी विकल्प दिया जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट ऑपरेटर या कोई भी कंपनी अपने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रेंट पर देना चाहती हैं या लीज आउट करना चाहती हैं, उन्हें इसका भी विकल्प मिलेगा। इसके अलावा नए ड्राफ्ट रूल्स में कुछ और प्रावधान किए गए हैं और जो सबसे अहम प्रावधान है वो है टैरिफ निर्धारण से संबंधित, जिसमें ये कहा गया है कि टैरिफ का जो निर्धारण हो वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि इनपुट कॉस्ट के आधार पर हो, फ्यूल कॉस्ट के आधार पर हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके लिए डिस्कॉम्स को इस बात की आजादी मिलेगी कि अगर उनके इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, पावर परचेज कॉस्ट उनका ज्यादा है, तो वो इसका एडजस्टमेंट जो है वो पावर टैरिफ में करें और इसे कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए। हर महीने के आधार पर नए पावर टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जो रेगुलेटरी कमीशन है वो एक प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला तय करेंगी और उसी फार्मूले के आधार पर जो डिस्कॉम्स हैं वो नए पावर टैरिफ का निर्धारण करेंगी।
नए प्रावधान के हिसाब से 90 दिन के अंदर जो रेगुलेटरी कमीशन है वो नए फार्मूला का निर्धारण करेंगी, जिसको कि डिस्कम्स के लिए मानना अनिवार्य होगा। ऊर्जा मंत्रालय ने 11 सितंबर तक सभी स्टेक होल्डर से नए रूल्स पर कमेंट्स मंगाए हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया प्रकाश ये खबर बताने के लिए। एक बार ये समझ भी लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से आप पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां, उनमें एक अच्छी मोमेंटम था। राजेश, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले पावर एक्सचेंज भी दिया था, आईएक्स आपने दिया, लेकिन कौन सा पावर प्रोड्यूसर आपको लग रहा है यहाँ पर इन लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं? अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है आज। तो प्रियंका जी देखिए, अडानी पावर तो एक प्रिफर्ड पिक रहेगी। यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है अडानी पावर में यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। 390-400 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 345 के आसपास। हमें यहाँ पे टाटा पावर का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी समय से अगर हम स्टॉक को देखें तो 3-4 वीक से अगर देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और अब जिस तरीके से स्टॉक कंटिन्यूसली 230 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में जो मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिख सकता है वो 255-260 तक भी आगे आने वाले हफ्तों में बनते हुए दिख सकता है। तो अडानी टाटा पावर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करना होगा। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है। स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे करीब 227 के। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 245-250 तक के इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो अडानी पावर, टाटा पावर दोनों स्टॉक पे बाय किया जा सकता है। को लेकर तो खैर काफी जोश है ही मार्केट के अंदर, और अदानी पावर को लेकर तो कुछ ज्यादा ही जोश आपको दिखता है। टाटा पावर, अदानी पावर, अब तो सरकार की पॉलिसीज भी, अभी जैसे प्रकाश बता भी रहे थे कि स्टोरेज को लेकर भी सरकार सोच रही है, और ये फिनोमिना ग्लोबली है जो भारत के अंदर नहीं था, लेकिन सरकार उसको चाहती है तेजी से आगे बढ़े। खैर, जब सारी इतनी बड़ी बातें हो रही हैं और बाजार काफी तेजी से चला हुआ है, तो उसमें एक बड़े निवेशक के तौर पर, एक बड़े फंड मैनेजर के तौर पर रामदेव अग्रवाल को सब लोग सुनना चाहते हैं कि वो इस समय बाजार पर अपना क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, क्या उनको और तेजी लगती है या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली होगी। एक बार सुन लेते हैं खुद रामदेव अग्रवाल क्या बता रहे हैं बाजार के रिगार्डिंग। There is always a new news. You know, there'll be if there are 50-60 industry groups, of that, say about 25. If it is a bullish days, what will happen is 30-35 industries will be making highs or going new highs, but there'll be 20-25 which will not be doing so well, and you need those nuggets from those kind of, like say steel industry was not doing well for so many years, and Tata still came to more like $200-300 at the peak of the COVID, and then in next 12 months you see it became 8-9x. So so it's not that bargains are not there, but number of bargains become fewer. It becomes difficult as the market climbs. But it's not, I mean, you don't have to be very deep bargains. And those extreme bargains, they come once in 2 years, 3 years, 4 years, even for the legends. As I said, it's not about how many strike was good, but how much you made out of that strike. Bet big and then spend time with that. Because compounding doesn't happen in 2 years or 3 years or 5 years. I mean, for Titan's story to fully unfold, it has taken 20 years, and 20 years is a full lifetime. If you see yesterday's Prime Minister's speech, he's setting goal for 47. You know, I mean, this is the spirit of the nation. You know, how many countries are there who are going to grow at 6-7% for next 10, 15, 20 years? And it's a very sustainable story. We are not very rich, but I mean, when the global average is $10,000, $12,000, $13,000, we are at $2,500. And we are the guys who are supplying manpower to run the best and the biggest corporations in the world. So clearly we have a chance, or most likely, the way, I mean, I would say the way my last 40 years gone, the next 40 is going to be like that only, or maybe even more exciting. And the world is becoming prosperous. The world is today 100 trillion. In 95, 97, maybe it was 25, 30 trillion. You know, the scales have changed, and it will change even bigger. The global opportunity is going to go from 100 trillion to say 200 trillion. But Indian opportunity is going to go from 3 trillion to maybe 30 trillion in that same space. So and every company doesn't win.
तो ये थे मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल, खासतौर से बाजार पर उनका नजरिया हमारे सामने रखते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर जो संबोधन दिया था उसका भी जिक्र करते हुए, खासतौर से एनर्जी, पावर, टेलीकॉम जैसे स्पेसेस हैं जहां पर आगे और अच्छी तेजी के पूरे अनुमान मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार की इस तेजी में आज एक स्टॉक के साथ हम डिस्कशन नहीं कर पाए। सुबह से स्टॉक पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी। बात कर रही हूं मैं जोमेटो की। अच्छी तेजी के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। ब्रोकरेज स्टॉक की अगर माने तो यहाँ पर और ज्यादा मजबूती के लेवल्स दिख सकते हैं। ध्वनि, एक बार जोमेटो पर अपनी राय दीजिए। कंपनी के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की है पिछले दिनों, वहीं न्यूज फ्लोज भी कई सारे आते हुए दिखे हैं। 64 के लेवल्स पर करीब 4% की तेजी के साथ जोमेटो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जी, जोमेटो के यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर हम देखें तो हमने पहले एक बार इसमें डिस्कस करा था, जब मैंने बोला था कि इसके ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग लेवल्स हमें नहीं दिख रहे हैं। चार्ट में यहाँ पे एक रिवर्सल हमें डेफिनेटली देखने को मिला है, बट एक जो सप्लाई जोन यहाँ पे बनता है, तो प्राइसेस का एक सप्लाई जोन यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो 75 के लेवल्स के पास मिल रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग करी है तो 75 के लेवल्स के पास इसमें वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट करंट लेवल से यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग किसी को करनी है तो मेरी उनसे यही सलाह रहेगी कि आप इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। नीचे 59 का जो लेवल यहाँ पे बन रहा है वहां पे एक हमें पहले बॉटम मिल चुका था, तो वहां से एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। करंट लेवल बाइंग करके 75 के पास यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं क्योंकि क्रूड का भी एक ट्रिगर है पेंट स्टॉक्स में और टायर स्टॉक्स में, और अपोलो टायर के नंबर्स आए उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे टायर स्टॉक्स में भी एक अच्छा रिवाइवल है। टायर स्टॉक्स पर इस वक्त क्या रहेगा? आपको लगता है कि तेजी जारी रहेगी राजेश इस स्पेस पर, अगर आपको कुछ पसंद आता हो? तो देखिए, आज अपोलो टायर में तो बनते हुए दिखा, और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला अपोलो टायर में, तो ये तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अपोलो टायर पे तो यहाँ पे बने रहना चाहिए, और जो ब्रेकआउट हुए उसके हिसाब से हम यहाँ सजेस्ट करेंगे 242 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 260 से 265 तक के। अगर इसी स्पेस में देखें तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में लास्ट 2 वीक से देखें तो एक लोअर साइड से एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही। हालांकि काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, लेकिन अब यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही, तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में 2150 ये एक स्टॉप लॉस रख के थोड़ा पुल बैक के लिए हम यहाँ पे बाय की सलाह देंगे। और अपसाइड में हमें लगता है कि जो लेवल आना चाहिए करीब 2320 से लेके 2340 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो अपोलो टायर तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। सेकंड चॉइस हमारी होगी यहाँ पे बालाकृष्ण इंडस्ट्री, जिसमें हम 2150 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट 2320 तक। ओके, ठीक है। ये शेयर पहले 220 चलता नहीं था, लेकिन 220 का अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया कि अब शेयर रुकता नहीं। आज सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्री नंबर पोस्ट नंबर्स दोनों ही केसेस में अपोलो टायर्स आपको काफी अच्छा चलता हुआ दिखा। और क्योंकि क्यों ना चले, एक तो इनका यूरोपियन बिजनेस ठीक है, दूसरा ये ऑटोज जो इसका मेन क्लाइंट्स हैं वो सारी कंपनीज अपने बैक टू बैक नए लॉन्चेस लेके आ रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रबर के प्राइजेस नीचे आए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ ही इनके फेवर में आ गए, और इस बार इन्होंने क्वार्टरली नंबर से वो प्रूव भी कर दिया। तो 3-4 चीजें एक साथ जुड़ने से इनको पहले बड़ा बेनिफिट हुआ। इससे पहले ऑटो सेल्स के नंबर थोड़े स्लगिश थे, इसलिए पिट रहा था, थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया था इसलिए पिट रहा था, और यूके का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। तो तीनों ही चीज एक साथ ठीक हुई, तो इसलिए रिएक्शन कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। खैर, थोड़ी देर में मेरे सहयोगी रजत भी जुड़ जाएंगे, लेकिन इस बीच वेरॉक इंजीनियरिंग की आज मैनेजमेंट हमारे साथ थी। आज हमने उनसे बातचीत की। ये मैनेजमेंट ऑटो एंसिलरी से ही जुड़ी हुई कंपनी है। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए काफ़ी काम करती है। पहले हम मैनेजमेंट को सुनते हैं कि अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर वो क्या कह रहे थे, फिर वेरॉक के चार्ट्स आपको ध्वनि बताएंगे कितने ठीक लग रहे हैं और क्या इसमें निवेश करना है कि नहीं करना। पहले वेरॉक इंजीनियरिंग की आज मैनेजमेंट को सुनते हैं। जो भी OEM है ट्रेडिशनल IC स्पेस में, मतलब पेट्रोल डीजल इंजन स्पेस में, उसमें जो भी हमारा वॉलेट शेयर कम है अभी, उसका वॉलेट शेयर बढ़ाने के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक तरीका है। दूसरा है वो EV 2 व्हीलर EV जो अभी मार्केट में आ रहा है, वो मीडियम टर्म में काफी बिग पार्ट ऑफ द मार्केट होगा। मतलब जब पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा तो उसके लिए भी हमने काफी प्रोडक्ट रेडी किया है। EV कंपोनेंट्स लाइक ट्रैक्शन मोटर, DC to DC कन्वर्टर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, टेलीमैटिक्स,
और अदर देन हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक सीट्स, लाइटिंग एंड सो ऑन, उसमें भी हमारा काफी ग्रोथ का उम्मीद है। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो हमको काफी नए ऑर्डर्स मिला है, जो ओईएम से उसका वॉलेट शेयर हमारा कम है, हमारा शेयर बढ़ते जा रहा है। वैसे ही ई व्हीलर स्पेस में भी हमने 2 और ओईएम से नया ऑर्डर जीता है, मतलब पहले हमारा 1 कस्टमर था ईवी कंपोनेंट्स के लिए, अभी 2 और कस्टमर हमने ऐड किया है, तो अभी 3 कस्टमर हो गया। हमारा बीडी टीम काफी टाइम से कस्टमर से सब इसका फॉलोअप कर रहे हैं, उसका फ्रूट्स और नतीजा भी हमको मिल रहा है। सो आगे जाके भी हमारा उम्मीद है कि हमारा शेयर और रेवेन्यू सेगमेंट से काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, खैर इस बीच एक खबर आप नीचे और देख पा रहे हैं जो कि जिंक के रिगार्डिंग है। जिंक जो एलएमई पे यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर जिंक की जो कीमतें हैं 6% से कुछ ज़्यादा ऊपर आ चुकी हैं, और ये आपको इसकी वजह से, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा स्मेल्टर्स में से एक है, एक्चुअली का जिंक को स्मेल्ट किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, बाद में वो इंडस्ट्रियल यूज़ के काम आता है। तो यूरोप की सबसे बड़ी जिंक जो स्मेल्टर है वो बंद है, और लंदन मेटल एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस तरह के प्राइजेस रह सकते हैं, किस तरह का रुख रह सकता है। इसमें चाइना की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की जो कंपनी जो जिंक से साथ जुड़ी हुई है वो है हिंदुस्तान जिंक, जो कोर कंपनी है। हालांकि वेदांता का भी छोटा सा हिस्सा है इसके साथ जुड़ा, बट हिंदुस्तान जिंक एक कोर कंपनी है। अब अगर किसी चीज़ की कमी आ जाएगी तो एकाएक उस कंपनी के मार्जिन उधर जाएंगे जो वो बना रही होती है। हिंदुस्तान जिंक इसलिए 7.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जैसे ये खबर निकल के आई कि यूरोप का सबसे बड़ा स्मेल्टर बंद है, तो ये केवल भारत का नहीं होगा। अगर आप विश्व भर की कंपनियां उठा के देखेंगे जो जिंक से जुड़ी हुई होंगी, उन सब के अंदर इसी तरह का सडन स्पाइक मिलेगा। और कमोडिटीज के अंदर जब कोई प्ले आता है ना, तो बहुत जोर का रहता है और काफी लंबे समय तक टिक भी जाता है। एल्यूमिनियम का तो रेट भी आपको पता होगा कि एलएमई में बकायदा सर्किट लग गए थे, बंद भी करना पड़ गया था उसके ट्रेडिंग को। ये हिंदुस्तान जिंक पे एक बार राजेश जी आपका व्यू पॉइंट चाहिए, काफी तेजी से ऊपर आया है और खबर मैंने आपके सामने रख दी है। ये पहले थोड़ा साइडवेज था, कंपनी के नंबर इतने बुरे नहीं थे, अच्छे नंबर का बेस बना हुआ है इस क्वार्टर का भी, शेयर काफी चला है। तो ये सिर्फ बीटीएसटी है, मौका छूट गया या छोड़ दें इसको, कल की कल देखें फिर? नहीं डिम्पी जी, काफी बड़े करेक्शन के बाद अभी जिस तरीके से अब यहाँ पे रिवर्सल बना है, तो अगर हम देखें वीकली सेटअप के हिसाब से तो एक फॉलिंग चैनल का आज यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में आज जो वीकली चार्ट के हिसाब से जो ब्रेकआउट बने वो करीब हुए 285, तो अभी तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है करेक्शन के बाद। और आज का जो मूव बना है स्टॉक आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है 285 का स्टॉप लॉस रखें, या फ्रेश भी बाय कर रहे हैं तो 285 स्टॉप लॉस फॉलो करके ही बाय करें, और अपसाइड में 310 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है आज जो मूव बना है ये कल भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखें 285 का। तो हिंदुस्तान जिंक पर ये जो मोमेंटम है कंटिन्यूड रह सकता है, और वेदांता जैसे अभी डिम्पी बात करते हैं वो भी प्लस लॉस से प्लस में आया है इस न्यूज के बाद। ये आपने स्पाइक देखा हमने जो पिछले 15 मिनट पहले आप दोनों स्टॉक्स पे ये 3 कंपनीज का बिजनेस है हिंदुस्तान जिंक, बट सीधा कोर बिजनेस है, प्योर प्लेयर, करेक्ट। तो इसलिए आपको हिंदुस्तान जिंक के अंदर 7%, वेदांता के अंदर, और थोड़ी देर पहले ही राजेश जी आपको तो ध्यान ही होगा ना, थोड़ी देर पहले हम आपसे वेदांता भी पूछ रहे थे, एक्चुअली इसमें कुछ साइन दिख रहे थे। ये बात ठीक है प्रियंका जो अभी आप कह रहे हैं कि वेदांता के अंदर भी पोजीशंस बड़ी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक बार जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के बाद हालांकि पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, निफ्टी की सारी 50 कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं, स्कोर कार्ड भी लगातार हम बात करते हैं। लेकिन 3 तिमाही की ग्रोथ के बाद अगर आप निफ्टी की ईपीएस को देखें ना, वहां थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। क्या है इसके, किन पैरामीटर्स को काउंट किया जाता है जब ये सब कैलकुलेशन निकाली जाती है? एक बार शरद से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, अब देखा होगा रिसेंटली जो है निफ्टी में बहुत तेज़ी देखने मिली है, ऑफ कोर्स जून एंड से लेके। लेकिन अगर ईपीएस की बारे में बात करें, जो निफ्टी इंडेक्स के जो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके जो ईपीएस आए हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है, और इसके कारण जो एनालिस्ट के थोड़ी सी कॉशियस ज़रूर है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में लगभग 214 रुपये का था, और जुलाई में जब आप कह रहे हैं कि अर्निंग सीजन कंप्लीट हुई है तो ऑलमोस्ट 186 रुपीज़ आया है। अब देखा जाए तो 3 तिमाही के ग्रोथ के बाद जो है आपके ईपीएस में एक कट देखने मिली है ओवरऑल,
और 2 क्वार्टर में जो है लगातार 200 रुपए के ऊपर ईपीएस था, तो उसके कारण जो है अब एक डाउन टिक देखने मिल रहा है। ये फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, याद रखिएगा, और जो एस्टिमेट्स था उससे भी जो है कम आया है। और इसके अलावा अगर नतीजे की बात करते हैं तो निफ्टी की स्कोर कार्ड जो है उसमें पहले तिमाही में देखे तो उसमें लगभग 21 शेयर्स जो हैं जिनके जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि अगर आप देखें कि अनुमान से जो कमजोर नतीजे आए हैं पिछले 5 क्वार्टर में, सबसे ज्यादा क्वार्टर में जो कह सकते हैं जो बिलो द नंबर्स आए वो जो है इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं, और मिले जुले नतीजे जो ऑलमोस्ट सपाट रहे हैं एक एवरेज में बिटवीन 8 to 10 स्टॉक्स को लेके। तो ये आपके निफ्टी 50 इंडेसेस के हुए। अब वैल्यूएशंस की बात करते हैं कि आगे जाते हुए एनालिस्ट का क्या एस्टिमेशन है, तो आप ईपीएस में आप देख सकते हैं 12 मंथ फॉरवर्ड बेसिस पे कि आप जो अर्निंग्स पर शेयर है वो उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 909 रुपए वित्त साल 2022 का था, अब वो बढ़ के जो है ऑलमोस्ट 1093 रुपीज होगा। हालांकि वैल्यूएशन एक पार्ट है जहां पे जो देख सकते हैं वैल्यूएशन थोड़ी कूल ऑफ हो सकती है। एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 20 गुना से वैल्यूएशन घट के ऑलमोस्ट 16 टाइम्स हो जाए अगले 2 साल में। ठीक है, तो ये ईपीएस के हिसाब से आपको शरद ये बताते हुए कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा हुआ है। हम आपको ये बार बार अलग अलग इंडिकेटर्स इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप थोड़ा मार्केट को उसी के अकॉर्डिंग देखें, समझें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने मेहमानों से बता देते हैं आपको। अगर फिर भी रहता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें। बाजार के अंदर अति तेजी अति मंदी दोनों ही थोड़ी खतरनाक होती है। हालांकि बाजार तेज है, मजबूत है, अपने इंडिकेशन से मजबूत है, ये बात भी आपको नोटिस हो ही रही होगी बैक टू बैक। 3 शेयर मेरे पास हैं, जरा मैं स्पीड से ध्वनि से पता कर लेता हूँ, और उसके बाद ध्वनि आपने वेरोक इंजीनियरिंग के चार्ट देख लिए होंगे, जरा जल्दी से बताइएगा कि क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट काफी बुलिश है, इस बार के नंबर्स ठीक थे, अगली बार की गाइडेंस अच्छी दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे वेरोक हम देखें तो एक यहाँ पे साइडवेज जोन इसका बनाया हुआ है। 270 से लेके 460 का जो एक लेवल बनता है उसी के बीच में ये काफी टाइम से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें, पिछले साल के सितंबर महीने से। अभी फिलहाल हम नीचे जो बॉटम ऑफ द चैनल है वहां से वापस से 460 के लेवल्स की तरफ चल रहे हैं, बट जिसमें मोमेंटम है वो काफी यहाँ पे लो मोमेंटम दिख रहा है। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बन सकता है कि आप इसे पकड़ के चलिए, आपका एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा। 460 तक के एक टारगेट्स यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, और नीचे की तरफ में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप यहाँ पे एक 320 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और इस पोजीशन को आप 3 to 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने के होल्ड कीजिए, लगाइए इस पे ठप्पा बाय का। 320 का एक स्टॉप लॉस है, याद रखने वाला है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए, कोशिश कीजिए लिख लीजिएगा तो आपके बेहद काम आएगा। आपको पता होगा आपका स्टॉप लॉस के बाद में आप एक्सेल के अंदर अपने ट्रांसफर भी ले लीजिए। दूसरा आते हैं, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि 3-4 शेयर, एक तो एचडीएफसी के ट्विंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक, ये चारों ने कोई आज कोर कसर नहीं छोड़ी बाजार को 17,800 के आसपास टिकाए रखने की। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं, और बाजार भी कहीं कोई प्रॉफिट बुकिंग का साइन नहीं दे रहा। राजेश जी, क्या 29 तारीख को जो एजीएम है उससे पहले तक का, मेरा एक व्यू पॉइंट सिर्फ 29 तारीख तक का है, हाँ एजीएम तक का, मैं शेयर को लेके रखूं तो क्या 2800 का भाव आ सकता है? अगर आने वाला है तो मेरा स्टॉप लॉस भी क्लियर कीजिएगा। 2800 के भाव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, 29 अगस्त है, आज है 16 तारीख सर। जी देखिए, प्रोबेबिलिटी तो है 2800 तक के मूव तक की, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से फॉर्मेशन बने, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया डेली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से निफ्टी और बाकी मार्केट का मूड माहौल है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 2800 तक बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे वहां तक। हमें लगता है कि वहां तक का भी मूव कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 2570 के आसपास। 2570 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और अपसाइड में पहला पड़ाव आएगा 2760 और दूसरा आएगा 2820 तक का। तो बिल्कुल रिलायंस में हमें लगता है कि ये जो फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक को 2800 की तरफ बिल्कुल लेके जा सकती है। और राइट, तो रिलायंस 2800 की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार कुछ बीएससी के मिड कैप स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जहां पर हम नजर डाल रहे हैं। तो आपको आज फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी तेजी दिख रही है। साथ ही टायर स्टॉक्स की हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो क्रूड का एक कंपोनेंट है, अपोलो, एमआरएफ, वहां पर आपको तेजी दिख रही है। ऑटो स्टॉक्स तेज है, और साथ ही ऑटो एंसिलरी, संवर्धन, मदरसन जोमी, यानी मदरसन का जो स्प्लिट डीमर्ज्ड जो पार्ट है वो लगभग आप 5% देख पा रहे हैं तेज है। और साथ ही
कुछ एनर्जी काउंटर्स में भी आपको अच्छी तेजी देखने को रही है। अगर मिड कैप स्पेस के ही बीएससी के कुछ लूजर्स की बात करें तो वहां पर मुथूट फाइनेंस नंबर्स के बाद यहां और डेंट बढ़ा। सुबह हमने देखा था एक प्रेशर के साथ खुला और ओवर द टाइम पूरे दिन में इस पे प्रेशर ज्यादा माउंट हुआ है, बढ़ते बढ़ते 12.5% तक का आपको डेंट इस वक्त दिखाई दे रहा है। साथ ही हमने देखा था कि ट्रेंड हो, आदित्य बिरला फैशन हो, वहां पर तो तेजी थी, लेकिन शॉपर स्टॉप पे आपको एक अच्छी खासी आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन, अनलॉक थीम और ये सारे रीजंस भी हैं जिसके चलते एक बार सुबह जब बात कर रहे थे ध्वनि एक एक्सपर्ट से, तो वो कह रहे थे कि इस थीम पर, इस ट्रिगर पर उन्हें रिटेल काउंटर्स पसंद आते हैं। आपको रिटेल स्पेस में से क्या पसंद आता है? अभी फिलहाल रिटेल स्पेस से ज्यादा मेरा नजरिया आईटी सेक्टर में बन रहा है, तो रिटेल स्पेस में अभी फिलहाल मेरी कोई फिक्स नहीं है। आईटी सेक्टर्स में यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही हूँ, तो वहां पे मेरे सेल के रिकमेंडेशंस रहेंगे। फार्मास्यूटिकल्स का इनफैक्ट नंबर्स के बाद भी गिर रहा था। राजेश जी आप जरा देखिएगा, वो है डिविस लैब। आप इस शेयर के अंदर आज ना गिरावट का क्रम रुक गया है गिरने का, थोड़ा साइडवेज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमको उसको थोड़ा समय देना पड़ सकता है डिविस लैब को। एक बार आप दिखाइए डिविस लैब का चार्ट। ये टूटा है 3950 से, यानी कि 3950 रुपए से टूट के 3750 के आसपास आके रुक रहा है अभी शेयर। क्या ये कंफर्म मानूं कि अभी और नहीं गिरेगा सर, या फिर अभी भी 40-50 रुपए की गुंजाइश है? एक बार अगर 3700 आ जाए तो ज्यादा कंफर्ट होगा, ज्यादा रिस्क हुआ ठीक होगा। डीपी जी देखिए, जो सेलिंग था रिजल्ट के बाद, उसके बाद फॉलो सेलिंग में लो तो यहाँ पे डिफेंड कर लिए स्टॉक ने। वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्टॉक में जो लो बने थे फर्स्ट सेलिंग में उसके नीचे फिसला नहीं है। तो 3700 तो एक यहाँ पे टेक्निकली स्टॉप लॉस बनता है। अगर ये उसके नीचे नहीं फिसलता है तो एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जब स्टॉक में गिरावट हुई तो स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे होल्ड किया, उसके नीचे स्टॉक फिसला नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड आउट की हुई है। पूरे मार्केट में एक तेजी का माहौल है, और देखें तो फार्मा स्पेस में भी काफी स्टॉक्स में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले हफ्ते में देखने को मिला। हमें लगता है यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन 3700 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बाय साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में फॉलोअप सेलिंग नहीं है। यहाँ पे बाय बनते हुए दिख रहे हैं लोअर साइड पे। तो 3700 ये एक स्टॉप लॉस रखे, छोटा ही स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस अगर वायलेट नहीं होते तो फिर ऊपर में 3840 और 3900 तक की भी अपसाइड वापस ग्रेजुअली आते हुए दिख सकती है। तो 3700 के स्टॉप लॉस से अभी यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, डिविस लैब का चार्ट हम भी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। हमने क्यों ये सवाल पूछा, और राजेश जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 3700 का या आसपास का एक बेस है जो हमारे काम आ सकता है। एक्चुअली ये जो लो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, ये वाला लो, ये 3700 का लो है। ये एक बार पूरा का पूरा रीटेस्ट हो गया अपनी हाई से, यानी कि 3700 का हमारा अगर लेवल टूट गया तो हम एक नए बियर फेज के अंदर एंटर कर जाएंगे डिविस के। अदरवाइज नहीं तो उससे पहले इसके कुछ कुछ लक्षण अब साइडवेज होने के दिख रहे हैं। इसलिए हमने पता किया कि क्या एक पुराने बेस को रिस्पेक्ट करके शेयर ऊपर आ सकता है। ऊपर आएगा तो क्या 3800, 3850 तक भी आ सकता है। तो राजेश जी ने बात बिल्कुल ठीक बताई कि 3700 का अगर एक स्टॉप लॉस रखें तो फिर काम आ सकता है। एक और शेयर मेरी लिस्ट में जिसके बारे में पता करना चाहता था वो है प्राज इंडस्ट्रीज। एक बार ध्वनि जल्दी से इस शेयर को देखिए, क्या प्राज इंडस्ट्रीज चल सकता है क्या? वहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो काफी एक अच्छा बुलिश अपमूव हमें देखने को मिला था। नीचे 373 के लेवल्स के पास इसने एक अच्छा सपोर्ट जोन भी बनाया है। दो बॉटम्स बने हैं वहां से, और वहां से स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ का अपमूव दिया है। प्राज इंडस्ट्रीज में जो पहला टारगेट यहाँ पे बनता है तो 408 का एक कंजर्वेटिव टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। बट 408 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो हम इसमें एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं बाइंग की, क्योंकि इसमें हमें फिर और ऊपर के टारगेट्स मिल रहे हैं जो 445 के लेवल्स तक के जा रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। 408 पे इसमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो और फर्दर एडिशन भी करा जा सकता है, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो मेरी ये सलाह रहेगी कि इसमें 378 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है,
आप ये कह रहे हैं कि 408 तो पहला लेवल होगा जिस पे हमको ध्यान रखना है। मैं चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, क्यों हमने इसको ब्रेकआउट का कैंडिडेट समझा जाना, ताकि आपको थोड़ा इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अपने वित्तीय सलाहकारों से भी जरूर इसके बारे में पूछेगा। ये आपको हमने दिखाया, एक तो इसने एवरेजेस का ब्रेकआउट किया जहाँ पे हमने गोला मार्क किया, एक रेजिस्टेंस को चेस करेगा जो कि 408 हमको पुराने रेजिस्टेंस बता रहे हैं, और दूसरा वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम इसके अंदर आज थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट और सामने चेजिंग का टारगेट है, इसलिए प्राज इंडस्ट्रीज अपनी रेंज का ही अपर एंड को टारगेट कर सकता है, ये आज नोटिस हो रहा है। खैर, प्राज इंडस्ट्रीज पे रिकमेंडेशन थी ध्वनि की। सीधा चलते हैं वॉल पे, और प्रियंका हमको बता रही है आज की क्लोजिंग कैसी हो रही है। प्रियंका बताए। बिल्कुल, डिब्बे देखिए रेंज में था आज दिन भर मार्केट्स, लेकिन बायस पॉजिटिव रहा और क्लोजिंग के समय तो देखिए आप ये रेंज ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। 17,800 के ऊपर इस वक्त बाजार आपको दिख रहा है क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। सेंसेक्स में 400 पॉइंट्स की तेजी, लेकिन बहुत बड़ी मूव्स आपको ब्रॉडर इंडेक्स में क्लियरली देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप मोर देन 1% का गेन है आपको दोनों ही, अगर आप इंडाइसेस पे बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पे बात करें तो। और बहुत बड़ा एक्शन आपको स्पेसिफिकली न्यूज बेस्ड न्यूज ड्रिवन एक्शन जरूर देखने को मिला, या तो रिजल्ट का इंपैक्ट दिखा है जिन स्टॉक्स में, या फिर पूरे सेक्टर में आपको मूवमेंट आज के दिन में देखने को मिली है। निफ्टी की अगर आप बड़े 5 गेनर्स की बात करें तो उसमें पहले आपको HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स, मारुति और M&M, क्योंकि M&M से जुड़े हुए जितने भी ट्रिगर्स थे वहां पर ESUV लॉन्च होने की बात हो रही है, उसको लेकर हमने देखा कि M&M में तो एक इफेक्ट आई, पूरा ऑटो स्पेस पे भी कहीं ना कहीं लीड हुआ, और इसको लीड ज्यादा किसने किया? स्कॉट्स ने, आयशर मोटर ने। तो इस स्पेस में भी आपको वो स्टॉक्स आप बड़ी परफॉर्मेंस देख रहे हैं जो शायद अब तक ज्यादा चले नहीं थे। तो ऑटो आप इंडेक्स इस वक्त लीड कर रहा है आज। सेक्टोरल गेन की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा गेन जो है वो आपको ऑटो स्पेस पे देखने को मिल रहा है, मेजरली लेड बाय आयशर मोटर एंड स्कॉट्स, कुबोटा स्कॉट्स। इसके अलावा मारुति हो, M&M हो, ये आपके 5 गेनर्स, टॉप 5 गेनर्स पे निफ्टी में शुमार है ये नाम। लूजर्स कहां से निकल कर आ रहे हैं? हालांकि लास्ट आवर में हमने जरूर देखा कि वहां थोड़े से मेटल पैक में आपको जिंक के बेसिस पर, क्योंकि जिंक यूरोप का सबसे बड़ा स्मेल्टर है, वो उसकी बंद होने की खबर आ रही है 1 सितंबर से, जिसके बाद हमने देखा हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता हो, वहां एक सडन स्पाइक आया और पेस स्पाइक आया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको दूसरे कुछ और काउंटर जरूर सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं मेटल के, चाहे वो हिंडाल्को हो, ग्रासिम फोर्जा नंबर्स वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मन्नापुरम फाइनेंस वहां बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, क्योंकि फोर्जा नंबर्स और जी एंटरटेनमेंट में भी आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस की स्पेसिफिकली बात जरूर करनी होगी। वहां पर आप पूरा अगर टायर स्पेस देखें, डबल इफेक्ट दिख रहा है आपको क्रूड का। एक तो पेन स्टॉक्स, क्योंकि क्रूड सॉफ्ट हुए हैं, रबर प्राइसेस कम है, कमोडिटी एज हम कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए काफी समय से बात कर ही रहे हैं, तो रबर भी एज अ कमोडिटी वहां पे भी प्राइसेस में सॉफ्टनेस है, और एट द सेम टाइम आप ब्रेंट की भी प्राइसेस में सॉफ्टनेस देख रहे हैं। तो पूरे टायर स्पेस एंड अपोलो टायर ऑन द सेम टाइम नंबर्स के बाद वो एक बड़ा ट्रिगर रहा अपोलो टायर के लिए, और पूरा रब ऑफ इफेक्ट आपको टायर स्पेस पे दिख रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक की अभी हमने बात की, इसके अलावा अपोलो टायर्स नंबर्स का इफेक्ट दिख रहा है। पावर स्पेस पे आज पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्पेस में भी कई दिनों से हम काउंटर्स में देख रहे हैं, क्योंकि पावर रिफॉर्म्स, और थोड़ी देर पहले हम प्रकाश की रिपोर्ट दिखा भी रहे थे जहां पर अब पावर प्रोड्यूसर्स जो है वो उन पर जो कंडीशंस थी पावर को स्टोरेज को लेकर, वो कंडीशंस हटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पर भी आपको बड़ी मूव दिख रही है। AMC स्टॉक्स पर आज अच्छी खासी मूवमेंट रही। SGMC वहां तो इक्विटी ट्रांजैक्शन हुई, वो एक रीजन था। UTI AMC वहां पर आपने देखा कि टाटा AMC के चलते स्टेक बाय करने की बात हो रही है, जिसके बाद हमने देखा कि वहां भी बड़ी मूव देखने को मिली। और दूसरा AMC काउंटर्स हो, इंश्योरेंस काउंटर्स हो, वहां पर भी आज अच्छी खासी मूवमेंट है। तो बहुत सारी पॉकेट्स में जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पूरे रब ऑफ इफेक्ट आपको स्पेसेस पे दिखता है, और क्लियरली आपको ऑटो स्पेस आज लीड करते हुए दिखाई दे रहा है, और बड़ी मूव्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल शो को यही समेटेंगे, ये मार्केट का आज दिन भर का एक्शन था। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। ओपनिंग के समय देखना होगा कि किस तरह से आज ग्लोबल ओवरनाइट किस तरह से क्यूज निकल कर आते हैं। इसके बीच हमारे सारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। राजेश, ध्वनि, आपने समय दिया, अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे दीजिए इजाजत, सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन मार्केट्स के बाद, मार्केट्स रैप के बाद दिन भर का एक्शन, बाजार पर नजर, कॉर्पोरेट जगत से, बिजनेस जगत से सारे अपडेट्स लगातार इतना स्वदेश पे बने हुए हैं। नमस्कार।